हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है 2016 का संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं, जो कि है आपका पेपर नंबर ये 5 है। सामाजिक अध्ययन है और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी जो है हम लोग हल करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी लघुत्तरीय प्रश्न, यानी मतलब ये है कि जो है हम लोग संपूर्ण पेपर को जो है 2016 के सामाजिक अध्ययन को जो है बिल्कुल हल करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा भी अन्य पेपर को जो है आप लोग अगर प्रीवियस ईयर या राजन सीरीज को देखना चाहते हैं, तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को सभी पेपर का जो है हल कराया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे 2016 का ये आपका ये पेपर है। 2016 का पेपर है और सामाजिक अध्ययन है, ये 5वां पेपर है, ठीक है? इसमें आपको जो है 2 घंटा समय मिलता है और पूर्णांक की बात करें तो जो है 50 नंबर का पूर्णांक होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है ये 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 75 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी संपूर्ण पेपर को जो है इस वीडियो में हम लोग जो है हल करेंगे एक-एक। और इसके अलावा अन्य पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये जो है हम लोग 2016, 17, 20, 22, 23 यानी संपूर्ण पेपर को जो है हल करेंगे और उसमें जो है 2000 इसके ये 2016 का पेपर जो है इस वीडियो में हल करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है इसके बाद जो है 2017 का पेपर हल करेंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं अदर पेपर को भी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि 1 मिनट। अजंता में जो है गुफाओं की संख्या है, जो अजंता की गुफाएँ हैं वो जो है, उसमें जो गुफाओं की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अजंता की गुफाएँ स्थित कहाँ है? तो अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये जो है आपके महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित है। और ये गुफाएँ जो है बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। ये भी पूछ सकता है कि जो ये अजंता की गुफाएँ ये किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएँ जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है? और इसमें संख्या की बात करें तो इसमें जो है गुफाओं की संख्या जो है आपके 30 है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये 30 आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का जो है वायसराय था? जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय जो है अशोक जो है कहाँ का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन या सौराष्ट्र या तौसाली? तो ये जो है उस समय जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय जो है ये उज्जैन का जो है ये वायसराय था, ठीक है? 1 मिनट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किस सम्राट के शासन काल में जो है हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? यानी कौन सा सम्राट था जिसके शासन काल में हूणों ने जो है प्रथम बार आक्रमण किया था? यशोवर्मन, रामगुप्त या कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो कुमारगुप्त जो था इसके शासन काल में जो है ये हूणों ने जो है प्रथम आक्रमण किया था। उसके बाद में दिया है कि सबसे पहले भारत कौन आया था? त्सोंग आया था, मार्को पोलो आया था, इब्न बतूता आया था या मेगस्थनीज आया था? तो सबसे पहले भारत आने वाला जो है मेगस्थनीज था, मेगस्थनीज। और ये ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन काल में जो है भारत आया था। मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है ये राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था, ठीक है? एक्स्ट्रा पॉइंट ये है आपके एग्जाम में संभावित ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है वो आ सकता है। हर्षचरित के जो है रचयिता कौन है? हर्षचरित हर्ष हैं, बाणभट्ट है या भवभूत है या मातंग है? तो बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित और कादम्बरी नामक रचना किया था ग्रंथों की। तो यहाँ पे जो है हर्षचरित के रचयिता कौन हो जाएंगे? ये बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में 6 नंबर में दिया है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है? तराइन का प्रथम युद्ध जो है 12वीं सदी में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जो है जाना जाता है। तो तराइन का 2 युद्ध हुआ था। यहाँ पे पहला युद्ध दिया हुआ है कि 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य यानी पृथ्वीराज चौहान बनाम गौरी साम्राज्य, ठीक है? पृथ्वीराज चौहान के बीच में यानी चौहान बनाम गौरी साम्राज्य के बीच में जो है हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जो की विजयी हुई थी, ठीक है?
और महत्व क्या था, उत्तर भारत पर जो है हिंदू शक्ति की मजबूती पकड़ हुई थी। उसके बाद में सेकंड की बात करें, यहाँ पे दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी, यहाँ पे चौहान साम्राज्य और उसके बाद में मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है? यहाँ पे चौहान बनाम गौरी साम्राज्य के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी का जो है विजय हुआ था, ठीक है? तो 1191 और 1192, 1191 में ये प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है पाल वंश की स्थापना कब हुई थी, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। पाल वंश की स्थापना जो है किसने किया था? गोपाल ने किया था, धर्मपाल ने किया था या देवपाल ने किया था या नारायण पाल ने? तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया था। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? जय सिंह थे, पुलकेशिन प्रथम था या पुलकेशिन द्वितीय था या रणराज था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का जो है महान शासक था, जिसने हर्षवर्धन को जो है इसी ने जो है हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है? तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ आपका ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी ये राजा की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय था। उसके बाद में दिया हुआ कि संविधान निर्मात्री सभा के जो है जो अध्यक्ष थे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थाई जो है अध्यक्ष थे। इसके अगर अस्थाई की बात करें तो अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थाई की बात करें बाद में जो है अस्थाई अध्यक्ष संविधान निर्मात्री सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था। उसके बाद में भूजल स्रोत क्या-क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। भूजल स्रोत वर्षा का जल, तालाब का जल, नदी का जल या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। भूजल यानी वर्षा का जल भी स्रोत होता है, तालाब का जल भी होता है और नदी का जल भी होता है, तो इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे भूजल स्रोत के यहाँ पे वर्षा का जल, तालाब का जल और नदी सभी जो है हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में 11 नंबर की हम बात करते हैं। 11 नंबर में दिया है कि मकर संक्रांति के समय जो है सूर्य सीधा चमकता है। तो इस प्रकार से हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा रहता है और यहाँ पे जो है आपका ये कर्क रेखा रहता है और उसके बाद में ये साउथ पोल के तरफ जो है आपका मकर रेखा रहता है। तो इसमें क्या दिया है कि मकर संक्रांति के समय जो है सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा इसी को कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, मकर रेखा या ध्रुव पर। तो आपका जो मकर रेखा होता है इसी पर जो है मकर संक्रांति के समय जो है सूर्य जो है सीधा चमकता है। उसके बाद में यहाँ पे 12 नंबर में दिया हुआ है कि भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री या 23.5 डिग्री या 82.5 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भारत का मानक समय है इसे आईएसटी कहते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित होता है और ये जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास से जो है गुजरता है। इसे जो है ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से जो है साढ़े 5 घंटा जो है आगे माना जाता है। ये भारत का जो समय टाइम है। इसे इस रेखा को जो है चुना गया है क्योंकि यह भारत के भौगोलिक केंद्र के पास है और देश भर के लिए एक समान समय जो है प्रदान करता है, ठीक है? ये जो है भारत के भौगोलिक केंद्र के पास लगभग है, इसीलिए जो है अब इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं 82.5। तो इसमें जो है जितना मानक समय रेखा से क्वेश्चन बन सकता था उसको जो है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ना कि बाकी केवल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है आप लोग जो अगर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल का जो है करके चले जाते हैं, हमने जो प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है पेपर 1, 2, 3, 4 सभी का अगर केवल प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए, केवल प्लेलिस्ट, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप लोग जो कंफर्म है कि किसी सब्जेक्ट में जो है बैक नहीं लगेगा। इंग्लिश का जो है अभी नहीं कराए हुए हैं। यहाँ पे 13 नंबर में दिया है कि कौन सा मूल अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो आपका है ये संपत्ति का अधिकार जो है ये जो है भारत के नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में जो है प्रदान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। उसके बाद में मूल अधिकारों के महत्व के बारे में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान भाग 3 में जो है 12 से 35 से लेकर ये मूल अधिकारों के बारे में जो है चर्चा किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मूल अधिकार के प्रकार होते हैं,
ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 और 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 या संस्कृति या शिक्षा का अधिकार 29 से 30। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? पूछा जा सकता है, यानी मूल अधिकार पूछ सकता है कि कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये अधिकार जो है न्यायोचित है, ठीक है? अधिकार के उल्लंघन पर जो है ये इन सभी का, अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है रिट याचिका जो है दायर कर सकते हैं। सामाजिक इसका महत्व क्या होता है, तो नागरिकों के मूलभूत सिद्धांतों की जो है ये सुरक्षा कराता है, सुरक्षा मुहैया कराता है, यानी समान समाज की जो है स्थापना करता है समान रूप से। संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो संपत्ति का अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से जो है हटाया गया था। अब यह एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बन गया है। 14 नंबर की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि ये तत्व नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए जो है उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह जो है कथन किसने दिया था? तो कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एमसी शीतलवाड़ ने दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या प्रोफेसर केटी शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह परिभाषा दिया था कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालयों के लिए जो है उपयोगी प्रकाश स्तंभ होता है। 15 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि शेक्सपियर जो है किस देश के नागरिक थे। यहाँ पे नागरिक के बारे में वो पूछा गया है कि शेक्सपियर किस देश का नागरिक था, अमेरिका का था, इंग्लैंड का था, फ्रांस का था या आयरलैंड का था। तो शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड का जो है ये नागरिक था। यहाँ पे इस प्रकार से सभी का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है वन लाइनर फॉर्म में, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आप सभी लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को वीडियो शेयर करना पड़ेगा और उसके बाद में वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म में दिया है कि अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, 30 है, यानी 4, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, ये उज्जैन का था। तो इस प्रकार से जो है आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में 15 क्वेश्चन का ऑनलाइन फॉर्म भी जो है आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं समय ना बिताते हुए यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कालिदास के 2 प्रसिद्ध जो है ग्रंथों के नाम लिखिए। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतला हो जाएगा और मेघदूत हो जाएगा। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो अजंता की गुफाएं और बाघ की जो गुफाएं हैं, ये गुप्तकालीन जो है चित्रकला के जो है मुख्य केंद्र है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के जो है नाम उल्लेख करना है। तो अग्निकुंड सिद्धांत और उसके बाद में सूर्यवंशी सिद्धांत, ये जो 2 राजपूतों की उत्पत्ति से जो है संबंधित सिद्धांत है। उसके बाद में भोज किस वंश के राजा थे, तो भोज जो है परमार वंश के राजा थे। 20 नंबर में दिया है कि गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जयदेव जो है ये गीत गोविंद की प्रसिद्ध रचना है। 21 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। तो चंदेल वंश के राजाओं ने जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। आप लोग बताइए ये खजुराहो का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। इसके बारे में हम लोग जो है संपूर्ण डिटेल से जो है राजन सीरीज में, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि राजन सीरीज है तो उसमें जो दिया हुआ है उसी को हम करते जाएं। राजन सीरीज में बिल्कुल डिटेल से हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो राजन सीरीज का प्लेलिस्ट जो है एक बार चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, अतुलोत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सबको जो है वहां पे पढ़ाया हुआ है। 22 नंबर में दिया है कि भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो कबीर हो गया, सूरदास हो गया। इसमें जो है हम लोग 7-8 संतों की जो है नाम वहां पे कर चुके हैं। तो 23 नंबर में दिया कि जलवायु का अर्थ क्या होता है। तो जलवायु जो होता है ये जो है दीर्घकालीन मौसम में जो है ये सामान्य स्थिति होती है, जो परिवर्तन होता है उसी को हम जलवायु कहते हैं। भारत के अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद है, तो 470 से जो है अधिक अनुच्छेद है। अब हम देखते हैं भारत के संविधान के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल के बारे में, ठीक है, और भाग के बारे में। तो भारत के संविधान में जो है 395 आर्टिकल थे। जो प्रारंभ में अगर बात करें तो 22 भाग थे और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें 470 से जो है अधिक हो गए हैं। और भाग की बात करें तो पहले 22 था, तो 22 से बढ़कर जो है यहाँ पे 25 हो गया। अनुसूचियों की बात करें तो 8 से
उसके बाद में उसमें संशोधन किया गया है, तो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है। मूल संविधान का प्रारंभ जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू हुआ था और अब तक जो है 100 से प्लस संशोधन जो है भारत के संविधान में हो चुके हैं। और यहाँ पे विशेषता कि भारतीय संविधान विश्व का जो है सबसे बड़ा, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो ये सभी हम लोग जो है संविधान के बारे में यहाँ पे देखा है। उसके बाद में दिया कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का जो है उल्लेख करना है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 14 से 18 में जो है दिया हुआ है और कहीं भी जो है निवास करने की स्वतंत्रता, आप जो है बिना हथियार के कहीं भी निवास कर सकते हैं। भूस्खलन क्या होता है? तो भूस्खलन में धरती के जो है एक हिस्से के अचानक खिसक जाने या नीचे गिरना शामिल होता है और यह बड़े भौगोलिक बदलाव हो सकता है इसके द्वारा, ठीक है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण होता है? ये चंद्र ग्रहण होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन-सा बीच में आता है, ठीक है? जिसके कारण जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। भारत-चीन युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका विश्व हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका ये भारत स्थित है। तो ये उत्तरी हो जाएगा, ये उत्तरी हो गया और उसके बाद में ये पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है? तो हम लोग इतना फास्ट में किए हैं क्योंकि जो है समय ज़्यादा ना लगे, ये सभी जो है हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल कर चुके हैं। यहाँ पे समझ लो एक प्रकार से रिवीजन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अतल उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका प्रभाव भारत पर जो है किस प्रकार से पड़ा। इसको हम लोग देखते हैं, 10 क्वेश्चन और करेंगे, टोटल आपका 40 क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर तत्कालीन भारतीय राजनीति और सैन्य रणनीतियों पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका प्रमुख प्रभाव भारतीय राज्यों के मध्य एकता की जो है कमी का उजागर होना था। इसके अलावा सिकंदर के आक्रमण से भारतीय यूनानी सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ था। यानी सिकंदर यूनान का था, वहाँ पे जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ था इस प्रकार से भारत में, और जिससे जो है कला, साहित्य और व्यापार में भारत में प्रगति हुई थी। इसने जो है पश्चिमी दुनिया को भारतीय सभ्यता से परिचित कराया और व्यापार के मार्गों को भी जो है खोला गया। अब हमको देखते हैं 32 नंबर में कि गुप्तकालीन साहित्य प्रगति का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है, यानी गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है? इस काल में जो है साहित्यिक प्रगति उच्चतम शिखर पर थी और संस्कृत भाषा का जो है विकास हुआ और कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई, जैसे कालिदास की अभिज्ञान शकुंतला और अभिज्ञान शकुंतला और इसके साथ साथ जो है मेघदूत, और विष्णु शर्मा की जो है पंचतंत्र है, ठीक है? इस युग की जो है ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। अभी-अभी हम लोग पढ़े हैं कि कालिदास की रचना, ये अभिज्ञान 2 कालिदास की रचना यहाँ भी 2 लिखना था अतुलगोत्तरीय प्रश्न में। इसके अतिरिक्त की बात करें तो चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र और राजनीतिक पर भी जो है कई ग्रंथ लिखे गए थे। 33 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि राजपूतों ने जो है कौन-कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो राजपूतों ने स्थापत्य कला में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था और कई भव्य मंदिरों का जो है निर्माण कराया था। इसमें जैसे हो गया दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो का मंदिर जो हमने पूछा था लघु उत्तरीय प्रश्न में कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये जो है वाराणसी में स्थित है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार से राजपूतों ने जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। 34 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि सल्तनत काल की 4 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। सल्तनत काल जो था उसके जो है 4 प्रसिद्ध इमारतों का नाम लिखिए। तो इस कला में वास्तुकला का जो है अद्भुत विकास देखने को मिलता है। इस कला की प्रमुख जैसे कुतुब मीनार हो गया, ये दिल्ली में स्थित है। अढ़ाई दरवाजा ये जो है दिल्ली में स्थित है, और इस्लाम मस्जिद ये भी दिल्ली में स्थित है, और तुगलकाबाद किला ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है? उसके बाद में 35 नंबर में दिया है कि राष्ट्रकूट कौन थे? जो राष्ट्रकूट हैं ये कौन थे? इनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रकूट एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय राजवंश था। ये जो है दक्षिण भारतीय राजवंश था और ये जो है 8वीं और 10वीं शताब्दी तक जो है दक्कन के बड़े भाग पर शासन किया था। उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। कन्नड़ और संस्कृति साहित्य को जो है प्रोत्साहन दिया था, और दक्कन के अलावा उत्तर भारत में भी जो है प्रभावशाली विजय प्राप्त किए थे ये लोग, राष्ट्रकूट लोग।
इसमें कला, वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षण में जो है राष्ट्रकूटों ने जो है योगदान दिया था। उसके बाद में हम 36 नंबर की बात करते हैं। चक्रवात क्या होता है? इसके 4 प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो चक्रवात जो है एक वायुमंडलीय जो है विक्षोभ होता है, जिसमें तेज हवा के साथ-साथ जो है बारिश के साथ एक गोलाकार जो है तूफान होता है चक्रवात, ठीक है? और इसके 4 प्रमुख प्रभाव हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ आता है और कृषि और फसलों को जो है भारी मतलब ठीक-ठाक से नुकसान होता है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जन और धन की हानि होती है। समुद्री परिवहन और मछुआरों की सुरक्षा को जो है खतरा इसके कारण होता है, चक्रवात के कारण। उसके बाद में हम देखते हैं 37 नंबर की भारतीय संविधान की 4 विशेषताओं के नाम, यहाँ पे विशेषताएँ लिखना है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत की संविधान जो है सर्वोच्च है और कोई भी कानून संविधान के विपरीत नहीं माना जाएगा। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान ही सबसे उच्च होता है। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे जो है सभी धर्मों को समान आदर दिया जाएगा और आप किसी भी धर्म को जो है अपना सकते हैं। संघीय ढांचा की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का ठीक प्रकार से जो है विभाजन किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान भारतीय नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, उसके बाद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। 38 नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि दिन रात होने के कारणों पर जो है प्रकाश डालिए कि दिन रात किस प्रकार से होते हैं। तो दिन रात यानी जिस तरफ जो है सूर्य की छाया पड़ती है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहाँ पे दिन होती है और दूसरे तरफ जो है रात होती है। तो यहाँ पे दिन-रात के कारण का उल्लेख कीजिए, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 24 घंटों में एक घूमती है, एक बार जो है घूमती है। यह घूर्णन दिन-रात का कारण बनता है। जब पृथ्वी एक भाग जो है सूर्य की ओर होता है, तो वहाँ पे दिन होता है, जबकि जो है दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहाँ पे रात होती है। यह क्रम जो है लगातार चलता रहता है और जिसके कारण दिन-रात होते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में है अच्छे नागरिकों के जो है 4 गुणों का उल्लेख करना है, यानी अच्छे नागरिकों के 4 गुण हम देखते हैं। ज़िम्मेदारी, कोई भी हो गया वो समाज के प्रति जो है उसका कर्तव्य क्या होता है, तो समाज के प्रति उसका जो है ये ज़िम्मेदारी बनता है कि समाज में जो है उसका कर्तव्य क्या है, नियमों का पालन, या कोई कोई भी नियम, संविधान का नियम, सामाजिक नियम जो होते हैं उसका जो है सम्मान करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद में है सहिष्णुता, यानी विभिन्न विचारों और धर्मों के प्रति जो है सहिष्णुता होनी चाहिए, सभी धर्मों को जो है मानना चाहिए, ठीक है? और अपना तो एक ही धर्म को सकते हैं। उसके बाद में समाज सेवा है, समाज के विकास और कल्याण के लिए जो है सक्रिय रूप से जो है उसमें योगदान देना चाहिए। 40 नंबर में दिया है कि वनों से होने वाले लाभ बताइए। वनों से हमको क्या-क्या लाभ होते हैं? तो वनों से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे पर्यावरण संतुलन बना रहता है, यानी वन पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और वायु की गुणवत्ता में जो है सुधार लाते हैं। उसके बाद में सेकंड की बात करें, जलवायु नियंत्रण। वन वर्षा को जो है आकर्षित करते हैं, जो वन होता है, जो पेड़-पौधे हैं, वो वर्षा को जो है आकर्षित करते हैं और जलवायु को जो है ये संतुलित रखते हैं। आर्थिक संसाधन, इसके द्वारा जो है आर्थिक संसाधन, यानी वनों की लकड़ी से, वो फल से, औषधियों से और अन्य उत्पाद जो होते हैं, इनसे आर्थिक संसाधन मतलब रुपए पैसे मिलते हैं इनके द्वारा, इनको बेचकर, ठीक है? उसके बाद में 4 नंबर में दिया है कि जीव-जंतु संरक्षण, यानी जो वन्य जीव रहते हैं का जो है प्राकृतिक आवास होते हैं, जहाँ विभिन्न जीव-जंतु सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इसका ये सामाजिक अध्ययन का पेपर नंबर 5 हम लोग 2016 का संपूर्ण पेपर को जो है हल कर चुके हैं और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। आप लोग अगर ठीक से, बस आप लोगों का बैक ना लगने पाए किसी प्रकार से, ठीक है? तो हमने राजन सीरीज भी पढ़ा दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लगभग कुछ पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5-6 साल का अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो गारंटी है कि जो है आप लोग बिल्कुल पास हो जाएँगे, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन बार-बार रहता है। ये भी हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन का ये 2016 का संपूर्ण पेपर को जो है हल कर चुके हैं। इसके बाद में 2017 का पेपर जो है हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है? तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोगों को जो है वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद में जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है? चैनल जो नहीं जॉइन किए हैं, चैनल को जॉइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप हमें फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो जो है फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है।
आप लोग किसी भी चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं, बस जिस चैनल को फ़ॉलो कीजिए बस उसको शिद्दत से पढ़िए कि बैक ना लगने पाए। अगर आप मेहनत करते हैं, किसी की वीडियो को देखते हैं, तो वहाँ पे अगर नॉलेज नहीं मिलता है तो जो है वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके आगे का जो है प्रश्न पत्र हल करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।